हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दादा के इस कॉम्बिनेशन ग्रुप में मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर मालव वागड़िया आज नया टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। जिस टॉपिक का नाम है रिनल स्टोन, उसको किडनी स्टोन, यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस इन नामों से भी पहचानते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन विथ रिनल स्टोन एंड किडनी स्टोन, but we must know the other terminology of renal stone also, just because जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो एक्सरेज लेकर आते हैं, सोनोग्राफी लेकर आते हैं, तो कई बार कोई रेडियोलॉजिस्ट यूरोलिथियासिस भी लिखते हैं, कोई नेफ्रोलिथियासिस भी लिखते हैं। तो हमें मालूम रहता है कि पेशेंट किस दर्द का पेशेंट हमारे पास आया हुआ है। जनरली जो लोग हमारे में मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उन लोगों को तो पता ही होगा, बट जो आर नॉन मेडिकल है उनके लिए ये दो टर्म्स नहीं है, इसलिए आज उसको भी मैंने बता दिया। रिनल स्टोन के पेशेंट के लिए, रिनल स्टोन के लिए कई जो हमारे मेंबर है उनमें से रिक्वेस्ट आया करता था कि सर जी रिनल स्टोन करवाइए। जो कि रिनल स्टोन हमारे ग्रुप में लास्ट वीक का ही टॉपिक था, मगर तब मैंने समझा कि ये वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, इसीलिए उसके लिए आज मैंने वीडियो करना ही उचित समझा। तो आज हम देखेंगे रिनल स्टोन के इंट्रोडक्शन को। A kidney stone is a hard, solid mass of material that forms in the kidney from the substance in the urine. A kidney stone क्या है? तो कि एकदम हार्ड सॉलिड मास है जो मटेरियल से बना हुआ है और यूरिन में से बनता है। Kidney stones or calculi develops as a result of various metabolic disorders which affects the fat of calcium and other mineral elements in the body. जो किडनी स्टोन है और कैलकुला है वो वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, इफेक्ट की वजह से, कैल्शियम और अदर मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में से वो बनता है। स्टोन्स में बी फॉर्म्ड इन द किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा। स्टोन हमें कहाँ पे दिखने को मिल जाता है, कहाँ पे बनता है? क्योंकि किडनी में भी बन सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि ब्लैडर में भी बन सकता है, यूरेटर में भी बन सकता है और हमारे यूरेथ्रा में भी आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है। आगे हमें जो देखना है वो है कि मीनिंग। A kidney stone, also known as a renal calculus or nephrolithiasis, is a solid piece of the material which is formed in the kidneys from the minerals in the urine. अभी रिनल स्टोन के टाइप्स क्या क्या है? तो देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ रिनल स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे रिलेटिव्स है जो हमारे नजदीकी जनरल प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में मिलते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं जो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। दूसरा नंबर का जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है। तीसरा नंबर का स्ट्रूवाइट स्टोन, इसको ट्रिपल स्टोन भी बोलते हैं। किसी को यूरिक एसिड से भी स्टोन बनता है, किसी को सिस्टिक स्टोन हो सकता है। तो इस 5 टाइप्स के स्टोन हमारे क्लिनिक में हर रोज देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा कैल्शियम वाला स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट यानी प्योर कैल्शियम जिसमें होता है, वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। त्यारबाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि पेशेंट कौन सी कंप्लेन लेकर हमारे पास आता है तो हमें लग सकता है कि इट इज अ रिनल स्टोन, इट इज अ किडनी स्टोन, इट इज अ नेफ्रोलिथियासिस, इट इज अ यूरोलिथियासिस। कब हमें ऐसा लगता है? कब हमें इन पेशेंट को आइदर यूएसजी करवानी यानी कि सोनोग्राफी करवानी, और कब हमें उसे एक्सरे में भेजना की जरूरत पड़ेगी। अब कब कब हमें लगता है, कौन से सिम्टम्स पेशेंट हमें देता है तो लगता है? तो पहला जो सिम्टम है, सीवियर पेन इन द साइड एंड बैक बिलो द रिब्स, जो बहुत सारा पेन लगता है बैक के साइड में, और जो रिब हमारी जो पसलियां होती है, हड्डियां जो होती है, छाती की जो हड्डियां होती है, पसली जिसे बोलते हैं, उसके नीचे और बैक के साइड में जब पेन करता है तब एक रिनल स्टोन का पेशेंट हो सकता है। पेन दैट स्प्रेड्स टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, जो बैक के साइड से स्टार्ट होकर जो ग्रोइंग में यानी कि हमारे जेनाइटल एरिया के नजदीक में जब ये पेन एक्सटेंड करता है
तो it is a striking feature of the renal stone. Pain that come in the waves and fluctuates in the intensity. पेन वेव्स की तरह आता है, एकदम पेशेंट को कुछ नहीं था, एकदम बैठा था, बैठे बैठे सर बहुत सा पेन हो गया, पहले थोड़ा दर्द कम था, फिर एकदम से बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर एकदम बढ़ जाता है, जो फ्लैक्चुलेट्स होता रहता है वेव्स की तरह, जो दरिया में मोजा आता है, वेव्स होता है जो सीस में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रीनल स्टोन के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। एक साथ पेन होना जरूरी नहीं है, थोड़ी देर होना, थोड़ी देर बढ़ जाना, थोड़ी देर होना, फिर से होना। पेन ऑन यूरिनेशन, जब पेशेंट को यूरिन पास करने जाना हो तब पेन होता है। क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन हो, इसे यानी कि जो क्लोडी पेन होता है, सॉरी क्लोडी यूरिन होता है कि जिसमें आपको एकदम मिल्की व्हाइट टाइप का यूरिन देखने को मिल सकता है, उसमें से गंदी बदबू आ सकती है। विथ नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट को वोमिटिंग का सेंसेशन होने सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, नोजिया का सेंसेशन हो सकता है कि उसको लगेगा कि मुझे वोमिट हो जाएगी मगर होगी नहीं। फीवर एंड चिल्स इफ एन इन्फेक्शन इज प्रेजेंट विथ यूरिन। तो जब यूरिन में इन्फेक्शन होगा, यूरेटर में कहीं पर इन्फेक्शन होगा, किडनी में इन्फेक्शन होगा, तो पेशेंट को तो देन एंड देन ओनली पेशेंट कम्स विथ फीवर एंड चिल्स, यानी कि पेशेंट बोलता है सर मुझे इतनी गर्मी में भी कुछ ना कुछ शरीर ढकने के लिए बदन पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, मुझे उठने की जरूरत पड़ती है, मुझे चादर चाहिए, मुझे ब्लैंकेट चाहिए, सब पेशेंट फीवर में मिलता है। जो मलेरिया टाइप की ठंड लगती है वो टाइप का जब सिम्टम आता है तो आप कह सकते हो। यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, यानी कि जो पेशेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन करता है, क्या सर अभी पेशाब जाने की जरूरत पड़ी, थोड़ा पेशाब आया, फिर से उठकर जाना पड़ेगा, थोड़ा पेशाब आएगा, तीसरी बार फिर से उठकर जाना पड़ेगा, थोड़ा पेशाब आएगा। अभी एक ये मैनिफेस्टेशन हुआ। एक मैनिफेस्टेशन ऐसा भी हो सकता है, पेशेंट जब यूरिनेटिंग करने के लिए जब बाथरूम में खड़ा है या टॉयलेट में खड़ा है, कोई भी जगह पे खड़ा है, तो क्या करेगा सर, दो चार बूंदे गिरती है, फिर से अटक जाता है, दो चार बूंदे फिर से आती है, फिर से अटक जाता है, दो चार बूंदी आती जाती रहती है। तो इट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रीनल स्टोन। अगला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने जो लिया है वो है कि सब पेशेंट जब बोलता है सर मैं सुपाइन पोजीशन यानी कि मैं लेट जाता हूँ, तब सबसे ज्यादा मुझे पेन करना लगता है। जो हिल-डुलता नहीं है तब पेन होता है, तो इट मे बी पॉसिबल ऑफ रीनल स्टोन पेशेंट। तो यहाँ पे मैंने रीनल स्टोन के लिए एक फिगर रख रखी है, कहाँ कहाँ पे रीनल स्टोन में रीनल स्टोन हो सकता है। दो किडनी ड्रॉ करने की ट्राई किया हुआ है, इमेज में दिखाया हुआ है। एक किडनी हमने उसका ऊपर से छेद लिया हुआ है और इस छेद में हमने दिखाया है कि रीनल स्टोन कहाँ कहाँ पे फंस सकता है। अभी देखो, वो तो जब अभी जितनी भी मैंने बात कही वो मैं ऑडियो में भी कह सकता था, अभी मुझे जो दिखाना है, अभी मुझे जो कहना है, यहीं यहीं पे आपको देखना है कि किडनी स्टोन इन द माइनर एंड मेजर कैलिक्स, जो सबसे पहली वाली जो स्टोन फंसी हुई है, जो ग्रीन कलर की सबसे पहली दिख रही है, इट इज अ माइनर कैलिक्स एंड द सेकंड वन इज द मेजर कैलिक्स। तो मुझे ये दिखाना है कि माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स में जो स्टोन फंस जाता है, जहाँ वहाँ पे होता है, तो वो स्टोन को निकलने में देरी लगती है, वो स्टोन ऐसे जल्दी से निकलता नहीं। अभी देखो, किडनी स्टोन इन द यूरेटर लिखा हुआ है, जो स्टोन यूरेटर में है, जो स्टोन यूरेटर यानी कि पेशाब की नली, जो पेशाब की नली में जो स्टोन है वो स्टोन जल्दी से, क्यों? क्योंकि वो पेशाब के साथ साथ नीचे आएगा। अभी ये देखो, वो कितना ऊपर फंसा हुआ स्टोन है, तो उसे नीचे यानी कि यूरेटर में लाते लाते हमें देर लग जाएगी, हमारी दवाई काम करेगी उसमें थोड़ा देर लग सकता है। तो जो भी पेशेंट आ जाए, चलो हमारी पेशेंट में 100% हमारे पास दवाई है, हम रीनल स्टोन निकाल देंगे, तो पहला ही पेशेंट का क्वेश्चन करेगा कितने दिनों में निकाल पाओ। तो इसके लिए आपको सोनोग्राफी देखनी जरूरत है कि जो यूरेटर में होगा तो 15 से 20 दिन विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में आप निकाल पाओगे। अभी यूरेटर में भी जगह फिक्स है, कौन से यूरेटर में फंसी है, अपर यूरेटर में फंसी हुई है, मिड यूरेटर में फंसी है या लोअर यूरेटर में फंसी है। अपर में फंसी है तो शायद 1.5 मंथ 2 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ तक हो सकता है, और लोअर या मिड यूरेटर में हो तो मैं तो कई कई बार यूरेटर में जब फंसी होती है तो मैं मेरे पेशेंट को, इफ आई एम गिविंग द कंस्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट विथ अवर कॉम्बिनेशन, देन आई एम श्योर दैट कि ये पेशेंट की पथरी 7 डेज में निकल जाएगी। मगर हम कौन सी ट्रीटमेंट और कब कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है।
दूसरा यहाँ पे आप देखो, मैंने कब का दिखाया हुआ है, दिस इज द किडनी, यूरेटर, किडनी स्टोन्स एंड ब्लैडर। तो किडनी में से जब पथरी निकलेगी तो यूरेटर में आएगी, यूरेटर में से पथरी निकलकर ब्लैडर में आएगी, और ब्लैडर के बाहर वो हमारे पेशाब से बाहर निकल जाएगी। तो देखो, जो ऊपर की ओर है वो कैल्शियल स्टोन बोलते हैं, जो कैलिक्स में है इसीलिए कैल्शियल स्टोन। अभी रीनल पेल्विक स्टोन भी होता है, कि जो रीनल पेल्विक स्टोन का है, जो यूरेटर में आने की संभावना है और अभी आधी रीनल में फंसी हुई, यानी कि किडनी में फंसी हुई है, और जो यूरेटर के पास आ गई है, इस स्टोन को रीनल पेल्विक स्टोन बोलते हैं। और जो जंक्शन में फंसी हुई होती है, तो ये स्टोन भी यूरेटर में नीचे उतरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। मगर जब जब रीनल पेल्विक स्टोन में जब रीनल पेल्विक में स्टोन फंसा होता है, तब तब पेशाब में आने में दिक्कत होना, रुकावट से आना, और यूरेटर में भी होता है तब तब रुकावट से आना, दिक्कत होना, ये सभी चीज कॉमन सिम्टम। अभी जो सबसे रीनल पेल्विक स्टोन के से नीचे ही उतरी है, तो इट इज अपर यूरेटर। जो यहाँ से सबसे किडनी में से जो यूरेटर आ रहा है, अपर यूरेटर, जो मिड में है यूरेटर, दिस इज द मिड यूरेटर, एंड जो हेडर से जो ज्वाइंट हुआ है, दिस इज द लोअर यूरेटर। तो इस हिसाब से हमें देखनी है कि स्टोन कहाँ पे फंसा हुआ है। तीसरी जो फिगर मैंने देखने की ट्राई की है, वो है स्टोन इन द किडनी पेल्विस, जो मैंने दिखा दिया, ऑलरेडी दिखा दिया, स्टोन इन द कैलिक्स। अभी देखो, लोअर कैलिक्स, मिडल कैलिक्स, एंड सबसे अपर कैलिक्स। तो लोअर या जो सबसे नीचे कैलिक्स में पड़ी हुई है, सबसे नीचे पड़ी हुई है, अपर में होगी, मिडल में कैलिक्स में होगी, तो वो आसानी से निकल जाएगी। मगर जो सबसे नीचे पड़ी हुई है, वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 6 महीने तक ले सकती है। क्यों? क्योंकि अभी उसको ग्रेविटी के नियम के विरुद्ध जाके उसे बाहर निकालना है। क्या करना है? क्यों? क्योंकि नीचे पड़ी हुई है, उसे पहले तो उठाना है, उठा के हमें रीनल पेल्विक जंक्शन की ओर लाना है, और रीनल पेल्विक जंक्शन से हमें उसे यूरेटर में लाना है। आप फिगर देखोगे तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि उसे क्या करना है, कि ग्रेविटी के सिद्धांत के विरुद्ध जाके हमें उसे उठानी है, रीनल पेल्विक के जंक्शन तक लाना है, रीनल पेल्विक के बाद हमें यूरेटर में लाना है, यूरेटर के बाद आप सबको मालूम है कि वो ब्लैडर में चली जाएगी, और ब्लैडर के बाद हमें यूरिन में निकल जाएगी। तो जो सबसे नीचे पड़ी हुई है, वो जब उसे निकालना हमारे लिए सबसे दिक्कत वाला काम है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अभी उसे उठाना है, बाहर निकालना है, ये सब तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम एक मेडिसिन ऐसी ऐड कर सकते हैं, जो स्टोन को पिघला दे, जो स्टोन को ब्रेक कर दे, उनके पीसीस कर दे, तो उसके लिए थोड़ी आसान रह जाए। जो ब्रेक कर दे, पीसीस कर दे, उसको एकदम भूखा जैसा कर दे, तो वो सबसे, तो क्या होगा कि यूरिन की वजह से वो जो मैंने बोला ना, क्लाउडी यूरिन आता है, उस हिसाब से वो निकल सकती है। अभी हमें यूरेटर समझना है। यूरेटर क्यों समझना है? यूरेटर यानी कि पेशाब की नली क्यों समझना है? कि अभी हमें जो स्टोन निकालने वाले हैं, वो क्या कहाँ से निकलेगी? तो कि वो हम निकालेंगे उसे यूरेटर में से, और यूरेटर में से ब्लैडर में लाएंगे। तो यूरेटर है वो कितने साइज का है, कितना लंबा है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? तो अभी कभी हम बोलते थे कितने की तेरे में स्टोन है, तो कि 20 की, 25 की, 12 की, 15 की, 18 की, हम आसानी से निकाल देंगे। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं होता है। जो स्टोन इज मोर देन 10 mm, it is very difficult to pass out from the ureter. मेरी एक पेशेंट की 16 यानी कि 16 mm की मैंने आसानी से निकाल दी थी, मगर उसके साथ साथ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी देता था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आप देते हो कि नहीं देते हो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मगर इस रिनल स्टोन निकालने में आपकी एक्सपर्टाइजेशन कितनी है, आपने कितने स्टोन निकाले, आपने कितना एक्सपीरियंस है, इस हिसाब से आपको लग सकता है कि मेरी दवाई कितनी काम कर सकती है। अभी आप पहले ही से रिनल स्टोन निकालने की ट्राई कर रहे हो, और पहले दिन ही आपके पास 16 mm का या 20 mm का स्टोन आ जाता है, तो मेरे हिसाब से प्लीज मत लीजिएगा ऐसा केस। अब उसका जवाब दूंगा मैं, क्यों नहीं दे दूंगा। देखिए, द यूरेटर्स आर स्लेंडर ट्यूब्स ईच 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 mm इन डायमीटर। अभी देखो, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी है, मगर डायमीटर यानी कि चौड़ी कितनी है? सिर्फ 6 mm की, 6 mm ही चौड़ी है।
अभी सपोज आपका पेशेंट आपके पास आता है और वो पेशेंट 12 mm का या 14 mm का या 16 mm का स्टोन लेकर आता है, तो क्या होगा? तो शायद रीनल पेल्विक जंक्शन में से तो निकल के नीचे आ जाएगी, यूरेटर में तो आ जाएगी, मगर क्या होगा? यूरेटर में आकर फंसेगी, और फंसेगी तो क्या करेगी? अभी आपका डायमीटर 6 का है, सपोज 6 to 10 mm का होता है, 6 का नहीं होता है, किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8, मैक्सिमम 10 mm से ज्यादा नहीं होता है। 6 to 8 ही होता है, 10 mm तो ऐसे ही बोलो, 6 to 8 mm का हो सकता है। तो अभी क्या होगा? तो अभी याद कीजिए कि अब वो फंसेगी तो क्या करेगी? वो यूरेटर को पूरा का पूरा फाड़ देगी, पूरा का पूरा उसे बिगाड़ देगी, तो पेशेंट विल बी डाई, पेशेंट मर सकता है। अभी एक बात याद करो कि जब हम हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चे को एक बलून याद करो, बलून की कैपेसिटी होती है तब तक उसमें आप एयर डालते रहो, मगर जब एयर उसकी बियॉन्ड कैपेसिटी चली जाएगी तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा ब्लास्ट होगा, फट जाएगा। ऐसे ही यूरेटर में भी हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी 6 to 8 mm की है और आपने उसे नीचे उसमें से स्टोन को 10 mm का 12 mm का नीचे उतारने की कोशिश की, तो क्या होगा? यूरेटर कैन बी ब्लास्ट, यूरेटर फट सकता है यहाँ, और पेशेंट को इमरजेंसी में शायद ऑपरेशन करना पड़े, शायद ऑपरेशन मर भी जाए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए ही आज मैंने वीडियो रखा है, अदरवाइज मैंने रिनल स्टोन का तब भी मैं दे सकता था, मुझे तो कॉम्बिनेशन ही बताना था, मैं कॉम्बिनेशन बता देता। तो हमें पेशेंट को सेव करना है, पेशेंट को हमें बचाना है, हमको पेशेंट का पैसा तो बचाना है, मगर पेशेंट की लाइफ भी बचाना है। इसीलिए आज हमने वीडियो क्लिनिक पे मैंने वीडियो रख दिया कि शायद आप लोग जल्दी से आसानी से समझ सको। तो मेरी बात समझ रहे हो कि क्यों हमें पेशेंट को मोर देन 10 mm या 12 mm को तो नहीं लेना है, तो यूरेटर फट सकता है इसीलिए। अभी देखो 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसके हिसाब से जो आपकी स्टोन जो 10 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm तक की बड़ी लंबी होगी तो निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी, मगर उसका डायमीटर क्या होना चाहिए? 2 mm, 3 mm, 4 mm और अप टू 6 to 7 mm। लंबी 30 mm तक आप को तो चल सकती, निकल सकती है, मगर चौड़ी हो गई तो हमारे दिक्कत होगी। तो इस हिसाब से जब आप सोनोग्राफी में पेशेंट को भेजो तो रेडियोलॉजिस्ट यानी कि सोनोग्राफी के डॉक्टर है, उनको बोलो कि आप हमें मेजर करके दो, स्टोन कितने mm का है वो तो आपने मेजर कर दिया, मगर हमें उसे लंबाई और पहलाई यानी कि डायमीटर में भी हमें चाहिए, तो हम उस पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी स्टोन निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। The superior end of each ureter is continuous with the pelvis of the kidney. Already I said that the ureters are the passageway that carry urine from the kidneys to the bladder. वो भी आप सबको मालूम है कि यूरेटर क्या करता है कि किडनी में से यूरिन को निकाल कर ब्लैडर तक नीचे ले आएगा, ये सबको मालूम है, मगर जो मैंने समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अभी देखो यहाँ पे यूरेटर की साइज कितनी है? 6 to 8 mm, 1 to 4 इंच। अभी स्टोन आपका बड़ा हो गया तो क्या हो सकता है? फट सकता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास होम्योपैथी में दवाई भी है कि जो ज्यादा स्टोन है 16 mm का, 20 mm का, तो क्या करेगा? दवाई देने के बाद अंदर पीसीस कर देगा, मगर इट इज अप टू पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट इम्यूनिटी, पेशेंट ससेप्टिबिलिटी। हर पेशेंट में वही दवा रिनल स्टोन स्टोन कटर की तरह काम नहीं करती है, इसीलिए मैं बार बार से बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लीजिएगा। 10 mm का स्टोन निकल सकता है, मेरे 16 mm का स्टोन एक पेशेंट को निकल गया है। अभी लास्ट वीक जब रिनल स्टोन का ही जब मेरा टॉपिक था, तब मेरे वो सब सुबह सुबह एक कॉल आया इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में कि सर जी जल्दी आइए, रिनल कोलिक का पेशेंट आया हुआ है। तो मैं दौड़ के गया, मैंने 14 mm का स्टोन का पेशेंट भी ले रखा है, उसको भी यही मेडिसिन दिया हुआ है, मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा कि पेशेंट को कैसे हुआ। मगर मैं शायद 5-6 सालों से रिनल स्टोन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किधर तक पहुंचा है। इसीलिए मैं बिगिनर्स को बताऊंगा 6, 8 या 10 mm के ज्यादा स्टोन वाला पेशेंट मत लीजिएगा। फिर जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी अब आ गई, इसके लिए कॉम्बिनेशन की आपको सबसे कब से बेहतर इच्छा थी कि सर अभी आपने लेक्चर ज्यादा ले लिया, हमें कॉम्बिनेशन बताइए। तो यस, आई विल टेल यू कॉम्बिनेशन इन मदर टिंचर फॉर्म, यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में हमें लेना है ओसीमम के सारसापरिला, बर्बेरिस वल्गारिस,
एंड हाइड्रेंजिया, तो सब मदर टिंचर फॉर्म में हमें चारों को इक्वल पार्ट में लेना है। जब स्टोन बड़ा होता है तो आप हाइड्रेंजिया का थोड़ा पार्ट बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रेंजिया इज स्टोन कटर मेडिसिन। वो क्या करती है? स्टोन को कट कर देती है, कट करके पीसेस करने में रखती है। तो हाइड्रेंजिया यू कैन एड मोर देन अदर मेडिसिन, बट मेरे हिसाब से चारों मेडिसिन को इक्वल पार्ट में लीजिए। ओसिमम कैन, सारसापरिला, बर्बेरिस वल्गारिस एंड हाइड्रेंजिया, चारों मेडिसिन को इक्वल पार्ट में 30 ml में आपको पेशेंट को दे देने हैं और पेशेंट को बोलना है कि एवरी डे 20 ड्रॉप्स सुबह, 20 ड्रॉप्स शाम और 20 ड्रॉप्स दोपहर को लेना है। नाउ अगेन यू कैन ऐड कैलेंडुला मदर टिंचर। अब कैलेंडुला मदर टिंचर यहाँ पे क्यों ऐड करना है? तो कि जिस लोगों को पेशाब में बर्निंग हो रहा है, पेशाब में पस फॉर्मेशन यानी कि मवाद हो गया है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो इन पेशेंट को आप कैलेंडुला मदर टिंचर ऐड कर सकते हैं। क्यों? ताकि कैलेंडुला इज द होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक मेडिसिन, इस हिसाब से आप कैलेंडुला की यूज कर सकते हो। मगर 4 मेडिसिन हमारे लिए कंफर्म है, ओसिमम, सारसापरिला, बर्बेरिस वल्गारिस एंड हाइड्रेंजिया। यहाँ पे बर्बेरिस वल्गारिस है, बर्बेरिस एक्विफोलियम नहीं है। हमारे पास बर्बेरिस एक्विफोलियम नाम की भी मेडिसिन है, मगर हमें याद रखना है बर्बेरिस वल्गारिस इन किडनी स्टोन। नाउ BFR रेमेडी यानी कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी, चेरी प्लम, वॉलनट एंड क्रेब एप्पल। चेरी प्लम क्या करेगी कि जो बार बार होता है, बार बार रिनल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आप चेरी प्लम ऐड करो। वॉलनट को जो स्टोन बनने की टेंडेंसी है उसे ही कट कर देगा, और क्रेब एप्पल मीन्स के जो पेशेंट बोलता है कि मुझे इसे हटा देना है, मुझे यहाँ से रिमूव करना है, मुझे निकाल देना है, तो इस पेशेंट में पेशेंट क्या चाहेगा? रिनल स्टोन को निकाल देना चाहेगा अपने बॉडी में से, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्रेब एप्पल ऐड करना है। BFR मेडिसिन तीनों को इक्वल पार्ट में लेना है, चेरी प्लम, वॉलनट एंड क्रेब एप्पल। इनको 1 ग्राम की ग्लोब्यूल्स में भर के 4 से 6 बूंद डाल के उसमें से दिन में 4-4 गोली 3 से 4 टाइम लेने की सलाह देनी है। अभी ये कॉम्बिनेशन हो गया दादा का कॉम्बिनेशन। अभी मैं जो एक और कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, जो आपको मार्केट में इसीलिए अवेलेबल मिल जाता है, जो SBL का क्लियर स्टोन ड्रॉप्स आता है, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। जो आपके पास ये नहीं है कॉम्बिनेशन, आपके पास ओसिमम नहीं है, आपके पास सारसा नहीं है, आपके पास बर्बेरिस वल्गारिस नहीं है, आपके पास हाइड्रेंजिया भी नहीं, तो क्या करेंगे? तो आप क्लियर स्टोन SBL फार्मा का किसी भी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पास जाकर लाकर उसे पेशेंट को दे सकते हो, या आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर भी क्लियर स्टोन मेडिसिन दे सकते हो। क्लियर स्टोन का भी मैं इंडिकेशन क्लियर स्टोन का भी मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। 10 to 15 drops every 3 times, सुबह, दोपहर और शाम। 10 to 15 drops अकॉर्डिंग टू पेशेंट की रिनल स्टोन की साइज को लेकर। इस हिसाब से आप क्लियर स्टोन मेडिसिन भी दे सकते हो। आई होप कि आप सब ने अच्छी से समझ लिया होगा कि रिनल स्टोन कैसे रिनल स्टोन में हमारा कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करता है, और कब हमें मेडिसिन देनी है और कब नहीं देनी है, आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Please do comment if you like this video